गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, सब्जेक्ट साइकोलॉजी, क्लास बी पार्ट 1 में हम पेपर फर्स्ट कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। संवेदना का ये चैप्टर है और इस चैप्टर में हम संवेदना का अर्थ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। संवेदना के गुण को हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट इसमें जो सब टॉपिक है वो है संवेदी संग्राहक, सेंसरी रिसेप्टर्स। तो बच्चों संग्राहक या जो संवेदी रिसेप्टर्स हैं, संग्राहक हैं, ये 5 तरह के होते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं 5 होती हैं जिनके माध्यम से सूचना जो है वो मस्तिष्क में जाती है और हमें किसी भी वस्तु का एहसास होता है। तो सबसे पहले जो संवेदी संग्राहक की हम बात करेंगे वो है आँख, मानव की आँख। तो उसकी रचना और उसका क्या कार्य है, किस तरह से हमें संवेदना होती है, इसको हम समझेंगे। तो दृष्टि संवेदना जो है वो संग्राहक, उसका जो संग्राहक है वो आँख होती है। यानी हमें जो दृष्टि की संवेदना होती है तो हम उस संवेदना को आँख के द्वारा ग्रहण करते हैं। जो प्रकाश तंतु हैं उनके माध्यम से आँख को संवेदना की प्राप्ति होती है। प्रकाश तरंगों के माध्यम से जब आँखों में संवेदना पहुँचती है तब आँखों में शारीरिक क्रियाओं तथा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और यहीं से स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है और ये स्नायु प्रवाह ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण के लिए जिम्मेदार माना गया है। तो इस प्रक्रिया में जो है 3 अवस्थाएं शामिल हैं: भौतिक अवस्था, शारीरिक अवस्था और मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था जो है वो दृष्टि संवेदना में प्रकाश की तरंगें जो हैं वो भौतिक अवस्था को बताती हैं। यानी जो प्रकाश की तरंगें हैं वो उसकी भौतिक अवस्था का द्योतक है। शारीरिक अवस्था जो है उसमें दृष्टि संवेदना में आँख के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उन दृष्टि स्नायु से, नर्व्स से मस्तिष्क के पीछे के भाग में जो आकृति बनती है वो सभी शारीरिक अवस्था का स्वरूप कहा जाता है। और तीसरी है मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो दृष्टि संवेदना में उत्तेजना के बाद परिवर्तित रासायनिक अवस्था के बाद दृष्टि स्नायु से उत्पन्न सरल मानसिक अवस्था जो मस्तिष्क के पीछे के भाग में जन्म लेती है वो मनोवैज्ञानिक अवस्था का स्वरूप होती है। यानी जो जब हमें उद्दीपक मिलता है तो उसके बाद रासायनिक अवस्था के बाद जो हमारे दृष्टि स्नायु हैं उनसे उत्पन्न जो मानसिक अवस्था है जो मस्तिष्क के पीछे के भाग में जन्म लेती है, वो जो मानसिक अवस्था है वो मनोवैज्ञानिक अवस्था का स्वरूप कहलाती है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आँख की संरचना तथा कार्य। आँख की संरचना तथा कार्य। तो शारीरिक अंगों में मनुष्य के जो शारीरिक अंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो आँख होती है जिसकी आकृति गोल होती है। और आँख की गोल आकृति के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसका कार्य आँख के जो आई बॉल हैं, जो गोलक हैं, उनको फुलाए रखना होता है। इस तरल पदार्थ को हम नेत्र द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर, यानी नेत्र द्रव कहते हैं। और नेत्र गोलक की दीवार काटने पर 3 परत मिलती हैं जिन्हें श्वेत पटल, मध्य पटल और अंत्य पटल या दृष्टि पटल हम कहते हैं। तो नेत्र गोलक की जब दीवार हम काटें तो उसके अंदर जो परत होती हैं वो 3 होती हैं: श्वेत पटल, मध्य पटल और अंत्य पटल। तो बच्चों हम जो है ये चित्र हम देखेंगे और इस चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे।
आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हम जो आँख की रचना के जो 3 भाग हैं, श्वेत पटल, मध्य पटल और अंत्य पटल, इसको हम डिटेल में इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वेत पटल की। तो बच्चों, आपको इस चित्र में जो नीचे की तरफ लिखा हुआ दिख रहा है श्वेत पटल, तो नेत्र गोलक की जो हमारे जो आई बॉल्स हैं, उनकी सबसे ऊपरी सतह जो होती है उनको श्वेत पटल कहा जाता है। संरचना के दृष्टिकोण से ये कड़ी और अपारदर्शी होती है, बहुत कड़ी होती है, टाइट होती है और अपारदर्शी होती है। इसका रंग श्वेत होता है और इसके 2 मुख्य कार्य हैं। जो श्वेत पटल है उसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, ये नेत्र गोलक के भीतरी भागों की रक्षा करती है। अगर ये नहीं हो, हमारी जो श्वेत पटल है ये नहीं हो, तो हमारी आँख में धूल के कण या कीड़े पतंगे गिरकर उसे घायल कर देंगे या कर देते अगर नहीं होती तो। और श्वेत पटल इन चीज़ों को बाहर करके आँख को घायल होने से बचा लेती है। दूसरा, चूँकि श्वेत पटल अपारदर्शी यानी आगे के हिस्से को छोड़कर अपारदर्शी होती है, अतः ये प्रकाश को चारों ओर से आँख में प्रवेश नहीं करने देती, जिससे क्या होता है, हम किसी वस्तु को ठीक ढंग से देख पाते हैं। श्वेत पटल का जो अगला भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, अगला भाग वो उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है और इसी से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। श्वेत पटल के इस अगले भाग को जो उभरा हुआ है, जो पारदर्शी है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। जो उभरा हुआ भाग है बच्चों, इसमें चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये उभरा हुआ भाग आँख का ये चित्र है, कॉर्निया ये आपको दिख रहा है। तो ये जो श्वेत पटल का अगला उभरा हुआ भाग है जो पारदर्शी होता है, इसी से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है और इसी को उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया में रक्त की आपूर्ति नहीं होती, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, वो है मध्य पटल। तो बच्चों, आपको इस चित्र में ये मध्य पटल दिख रही है। श्वेत पटल के नीचे मध्य पटल होती है। इसका रंग प्राय काला होता है। कुछ व्यक्तियों में मध्य पटल का रंग भूरा भी होता है। उसके नेत्र गोलक के बीच का भाग बाहर से हमें भूरा दिखाई पड़ता है। मध्य पटल भी अपारदर्शी होता है और इससे भी प्रकाश का अंदर प्रवेश संभव नहीं है। मध्य पटल के आगे का भाग भी थोड़ा उभरा हुआ होता है। मध्य पटल के आगे का भाग भी थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसे हम तारिका कहते हैं, परितारिका। बच्चों, आपको ये चित्र में दिख रहा है, मध्य पटल का ये आगे का भाग है जिसको हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। और इस तरह की परितारिका कॉर्निया के पीछे होती है। ये आपको कॉर्निया दिख रहा है, इसके पीछे जो है ये परितारिका होती है। परितारिका के बीच में एक गोल छेद होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। तो ये आपको दिख रही है परितारिका, इसके बीच में एक छेद है जिसको हम पुतली कहते हैं। और कॉर्निया तथा परितारिका के बीच का भाग एक तरल पदार्थ से भरा होता है जिसे हम जल द्रव कहते हैं। तो ये आपको इसमें चित्र में आँख के उभरे हुए भाग में ये जल द्रव भी दिख रहा है। इसका द्रव प्रत्येक 4 घंटों पर अपने आप परिवर्तित होता रहता है और कॉर्निया में खून की आपूर्ति नहीं होती, ब्लड सप्लाई कॉर्निया में नहीं होती है। तो जिसके कारण वो अपना पोषक पदार्थ इसी जल द्रव्य से प्राप्त करता है। कॉर्निया से आता हुआ प्रकाश पुतली द्वारा आँख की भीतरी भाग में पहुँचता है और तीव्र रोशनी की स्थिति में, जब रोशनी तीव्र होती है तो हमारी जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में पुतली जो है वो फैल जाती है। आपने देखा होगा जब हमारे आँखों पर तेज प्रकाश पड़ता है तो हमारी जो पुतली है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जब मंद रोशनी होती है तो हम आँखों को फैला कर देखने की
कोशिश करते हैं ताकि उपयुक्त मात्रा में रोशनी भीतर से प्रवेश कर सके। तो पुतली के पीछे जो है वो लेंस होता है। तो बच्चों आपको ये दिख रहा है पुतली, और पुतली के पीछे लेंस है, और लेंस में भी खून की आपूर्ति नहीं होती और ये अपना पोषक पदार्थ जल द्रव्य से प्राप्त करते हैं। लेंस का काम पुतली द्वारा आने वाली रोशनी को आँख की भीतरी सतह से एक निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होता है। तो लेंस का क्या काम है? जो पुतली से रोशनी आ रही है उसको भीतरी सतह पर एक निर्धारित स्थान पर पहुंचाना। फोटो खींचने वाले कैमरे के लेंस के समान ही मानव आँख का लेंस भी किसी वस्तु की प्रतिमा को उल्टा करके आँख के भीतरी भाग की निर्धारित स्थान पर पहुंचा देता है। इसका छोटा या बड़ा होना इसके दोनों किनारों पर जो मांसपेशियां स्थित होती हैं उन पर निर्भर करता है। और इन मांसपेशियों को हम सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशियां, जिसको हम पक्षमाभिकी पेशियां, ये आपको दिख रही है चित्र में, सिलियरी मसल्स या पक्षमाभिकी मांसपेशी हम कहते हैं। नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए लेंस जो है वो छोटा हो जाता है और दूर की चीज़ों को देखने के लिए लेंस बड़ा हो जाता है। जब हम पास की चीज़ देखेंगे तो नेचुरली हमारा जो लेंस है वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब हम दूर देखेंगे तो हमें आँखों को बड़ा करके देखना पड़ेगा, लेंस भी हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम एकोमोडेशन या समायोजन, मनोविज्ञान में इसको हम समायोजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे श्वेत पटल की, हमने बात कर ली, मध्य पटल की हमने बात कर ली। इधर आपको चित्र में अब दिख रही है थर्ड जो है वो है दृष्टि पटल, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ये बच्चों दृष्टि पटल है, रेटिना। दृष्टि पटल नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सतह है तथा दृष्टि संवेदन के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी है। श्वेत पटल और मध्य पटल रोशनी को क्या करते हैं? दृष्टि पटल तक यानी रेटिना तक पहुंचाते हैं। जो हमारा श्वेत पटल और मध्य पटल है वो रोशनी को दृष्टि पटल तक पहुंचाते हैं। और दृष्टि पटल में दो तरह की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। एक को हम रोड्स बोलते हैं, शलाकाएं बोलते हैं, और दूसरे को हम जो है कोन्स बोलते हैं या सूचियां हम उनको बोलते हैं। सूचियां और रोड्स और कोन्स हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो सूचियां हैं वो अधिकतर संख्या में फोविया में पाई जाती हैं। ये आपको चित्र में फोविया दिख रहा है। तो हमारी जो सूचियां हैं, जो कोन्स हैं, वो फोविया में पाए जाते हैं। फोविया में एक भी रोड्स नहीं होता, एक भी शलाका नहीं होती, और फोविया के बाहर रोड्स होते हैं या शलाकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जैसे जैसे फोविया से बाहर आते हैं और दृष्टिपटल के अंतिम छोर पर यानी रेटिना के अंतिम छोर पर सूचियों की यानी कोन्स की संख्या बिल्कुल नील हो जाती है, जबकि जो हमारे रोड्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दूसरा, जो रोड्स हैं और जो कोन्स हैं वो एक दूसरे से इस हिसाब से भी भिन्न है कि वे किस तरह से तंत्रिका कोश से जुड़े हुए हैं, जो मस्तिष्क में दृष्टि सूचनाएं पहुंचाती हैं। तो हमारे जो रोड्स हैं यानी शलाकाएं हैं और जो कोन्स हैं, सूचियां हैं, दोनों ही एक तरह के विशिष्ट तंत्रिका कोश, जिसे हम द्विध्रुवीय कोश कहते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। और ये द्विध्रुवीय कोश जो हैं ये गैंग्लियन कोश से संबंधित होते हैं। तो रासायनिक संरचना के ख्याल से जो रोड्स और कोन्स हैं, शलाकाएं और सूचियां हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हालांकि सूचियां और शलाकाएं दोनों ही रोशनी संवेदनशील रसायन जिसमें दृष्टि रंजक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, होते हैं, और शलाकाओं में रोडोप्सिन अर्थात दृष्टि रंजक की मात्रा जो है वो अधिक होती है। यही कारण है कि जो हमारे रोड्स होते हैं, जो शलाकाएं होती हैं, उनकी तुलना में अधिक सूचियों की तुलना में वे अधिक संवेदनशील होती हैं और धीमी से धीमी रोशनी में भी हम कुछ ना कुछ देख पाते हैं। यानी जो रोड्स हैं वो कोन्स की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण हम बहुत कम रोशनी में भी देख पाते हैं। जो रोड्स हैं, जो शलाकाएं हैं, उनके द्वारा रंगहीन संवेदना का अनुभव होता है, जबकि सूचियों के द्वारा हम रंगीन संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। इसके अलावा आकार में हम देखें तो जो शलाकाएं हैं, जो रोड्स हैं,
वो कोन्स की तुलना में छोटे होते हैं। जो शलाकाएं होती हैं वो सूचियों की तुलना में बहुत ही छोटी होती हैं और दृष्टि पटल में यानी रेटिना में एक विशेष धंसी हुई स्थान है जहाँ पर सिर्फ कोन्स ही यानी सूचियाँ ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और इस स्थान को हम फोविया कहते हैं। जब किसी देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो फोविया पर पड़ता है तो वो बहुत अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। यानी जब हम कोई वस्तु देखते हैं, जो हमारी सूचियाँ हैं वो फोविया में पाई जाती हैं और देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब जब फोविया पर पड़ता है तो हमें वो वस्तु जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और फोविया के जो बाहर के क्षेत्र हैं उसमें शलाकाएं यानी रोड्स और कोन्स सूचियाँ दोनों ही असमान और असंख्य मात्रा में पाई जाती हैं। तो बच्चों, ये जो आँख की संरचना है ये बहुत ही जटिल है और आँख से देखने की क्रिया संपन्न होने के लिए ये आवश्यक है कि रोशनी जो है वो कॉर्निया यानी दृष्टि पटल कॉर्निया से पुतली होते हुए, ये जो पुतली है पुतली होते हुए लेंस द्वारा दृष्टि पटल तक पहुँचे। यानी कहने का मतलब ये है कि आँख से देखने की क्रिया जब पूरी हो जाए तो ये आवश्यक है कि रोशनी जो है वो कॉर्निया से पुतली होते हुए, इसमें दिख रही है आपको कॉर्निया से पुतली होते हुए लेंस द्वारा, ये जो लेंस आपको दिख रहा है इसके द्वारा दृष्टि पटल पर पहुँचे। यानी ये जो रेटिना है, ये जो दृष्टि पटल है वहाँ पर पहुँचे और जहाँ शलाकाएं और सूचियाँ जो कि आपके इसमें फोविया में पाई जाती हैं, फोविया के बाहर के क्षेत्र में जो रोड्स और कोन्स होते हैं, सूचियों के उत्तेजित होने से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, जो तंत्रिका आवेग से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचकर संवेदना उत्पन्न करती हैं। यानी हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है तो वो आँख के द्वारा हमें उस वस्तु की संवेदना होती है। आँख जो है वो हमारा दृष्टि संग्राहक है। तो इस तरह से बच्चों ये आँख की संरचना तथा कार्य हमने इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स में हमने इसको समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कान की रचना तथा कार्य को समझेंगे, जो कि हमारी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, महत्वपूर्ण संवेदी संग्राहक हैं। थैंक यू।